है, वो कभी भी आपको जेल में डाल सकते हैं, कभी भी आपके घर तोड़ सकते हैं, कभी भी आपको कोई मॉब आपके घर सामने आ सकता है और आपको कहेगा, मतलब जो देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये खास जब तक ये अगर इनसिक्योरिटी रहेगी तो क्या मुसलमान इस तरह के इश्यूज़ या सेग्रीगेट हो सकते हैं या तमाम तरह के इशू उठा सकते हैं, ये उनके लिए मुमकिन हो, कभी कॉन्फिडेंस आ सकता है। आपने कहा हालात को ओवरकम करने, मतलब इनसिक्योरिटी के हालात ओवरकम किया जाए, और दूसरा कि सेग्रीगेटेड इन जो से इन हालात को ओवरकम करने के क्या तरीके इख्तियार कर सकते हैं प्रैक्टिकली। आपने कहा कि मुसलमानों की जो इस्टेब्लिश्ड लीडरशिप है उनको एक कंबाइंड एफर्ट करनी चाहिए। जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह है ये सारे लोग, फ़िक्रमंद लोग, ये कंबाइंड एफर्ट नहीं कर पा रहे जिस तरह से किया जाना, जैसा कि आप कह रहे हैं। पर आप देखिए कि हिंदुओं के जो प्रोमिनेंट लोग थे, मुसलमानों के जो प्रोमिनेंट लोग थे, उन्होंने कंबाइंड रैलीज निकाली, कंबाइंड टूर्स किए पूरे मुल्क में। मुसलमानों का वो सबसे क्या वो कमज़ोरी है, क्या ये है जिसकी वजह से ये सारी तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ी है मुसलमानों को, और इसका ओवरकम उसको कैसे डील किया जा सकता है। सियासती बेवजनी की बात करते हैं तो बहुत सा एक बड़ा तबका ऐसा हिंदुस्तान में अभी भी है, और हिस्टोरिकल के इसमें पार्टीशन के बाद भी हुआ है। वो उनका कहना है कि मुसलमानों को सियासत में नहीं आना चाहिए। जैसा कि पार्टीशन के फ़ौरन बाद मौलाना मौदूदी जैसे इन्होंने भी अपने सवाल जवाब में बात कहे हैं। खुद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहें कि मुसलमानों को सियासत नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका कहीं पे ये है। और फिर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको मुसलमानों को एज ए मुस्लिम सियासत नहीं करना चाहिए। देखिए तो मुसलमान जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं भी कर रहा था तब से एक मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स चल रही है। मुसलमान तो पॉलिटिक्स में अभी कुछ दिनों से बात कर रहा है जबकि उन पे अटैक हो रहा है, लेकिन 2014 से पहले या 2000 बीजेपी अपनी पूरी मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स से आ चुकी है। तो इससे लगता है कि मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं हो रहा है इसमें। को मुसलमान के तौर पे अटैक किया जाता है। तो अगर ये कोई कहता है कि नहीं मुसलमानों को अटैक नहीं करना चाहिए, तो लोग उसके आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं कि आप एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर के अलावा आप एक वालिद साहब भी हैं। आपके लड़के उमर खालिद पिछले 6 साल से जेल में बंद है। क्या फील करते हैं एज ए फादर आप? लेकिन उमर खालिद की वजह से कई चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं कि आप एक इस्लामी तर्ज फ़िक्र अपनाते हैं, इस्लामी तर्ज फ़िक्र के हैं, और दूसरी तरफ उमर खालिद का जो ये है वो सोच है उनका एक तरह का कम्युनिज़म बोलते हैं, एक लेफ्टिस्ट लीडर थे वो। इतना फ़र्क बाप बेटे के आइडियोलॉजी में कैसे आया? इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमान के हालात जो है उसके ताल्लुक़ से न सिर्फ इस देश का आदमी बल्कि पूरी दुनिया फ़िक्रमंद है। अब वो जानना चाहती है या इस देश का भी शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर इस मुसलमान के इस सिचुएशन के सॉल्यूशंस क्या है, आखिर इस हालत से मुसलमान कैसे निकलेंगे, वो क्या रास्ते इख्तियार किया जाए जिससे इस मुसलमान की हालत बेहतर हो सकते हैं। इस ताल्लुक़ से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर, जाने माने मुस्लिम लीडर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्सपर्सन भी हैं, खुद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और जमात इस्लामी हिंद के मजलिस शुरा से भी जुड़े हुए हैं। सैयद कासिम रसूल इलियास साहब मुस्लिम लीडरशिप में एक अरसे से रहे हैं। एज ए मुस्लिम लीडर वो क्या सोचते हैं मुसलमानों के लिए, उस ताल्लुक़ से उनसे बात करेंगे। साथ साथ एक दूसरा इंट्रोडक्शन कासिम रसूल इलियास साहब का ये है कि आप प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद के वालिद साहब भी हैं। इस ताल्लुक़ से ये बात करेंगे। सबसे पहले इलियास साहब, इस वक्त जिस तरीके से जिस हालत से मुसलमान गुज़र रहा है उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, असल में ये जो हालात हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए नए नहीं हैं। यानी ख़ुद पार्टीशन के बाद हिंदुस्तानी मुसलमान एक लंबे अरसे तक के शक की निगाह से देखे जाते रहे हिंदुस्तान के अंदर।
और बहुत ही लामतनाही सिलसिला रहा फसादात का, हिंदू मुस्लिम मुनाफरत का। अब सिर्फ ये है कि एक ऐसी जमात या एक ऐसी सियासी क़ुव्वत इक़्तिदार में आ गई है जो मुसलमानों को जिसने अव्वल रोज़ से हदफ बना रखा है। तो एक टारगेटेड अंदाज में और एक मनसूबन तरीक़े से अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि मुसलमानों को की लीडरशिप को इस पूरे मसले को जज्बाती अंदाज में देखने के बजाय संजीदगी से गौर करना चाहिए कि इन हालात का तदारुक कैसे हो सकता है। देखिए, मुसलमानों को यानी मल्टी लेयर्ड किस्म के सूरत हाल का सामना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रास्ते से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, बल्कि जितने भी पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं, उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, दीन, ईमान, हर चीज़ पे हमले हो रहे हैं। जी। तो ज़ाहिर बात है कि इस पूरे मामले में एक तरीक़ा तो यह है कि हम रिएक्शनरी अंदाज में उसका जवाब दें, जी। और दूसरा तरीक़ा यह है कि आप संजीदगी से गौर करें कि इस पूरे मसले का तदारुक कैसे हो सकता है। जी। तो मेरा मानना ये है असल में कि एक तरफ हमें मुस्लिम कम्युनिटी को एम्पावर करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी वो तालीमी एतबार से बेहतर हों, माशी एतबार से बेहतर हों, अखलाक़ी एतबार से बेहतर हों, समाजी एतबार से बेहतर हों, और एक यानी हिंदुस्तान के एक बाकिरदार मुसलमान कम्युनिटी का एक रोल प्ले करें। नंबर एक। दूसरी बात यह कि मुसलमान जो है वो एक दूसरी कौमों की तरह एक कौम नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। हमें ये बात मान के चलना चाहिए कि हम एक अल्लाह ताला की तरफ से चुनिंदा उम्मत है। कुरान मजीद में उस उम्मत मुस्लिमा को खैर उम्मत कहा गया है, और ये कहा गया कि हमने तुम्हें तमाम इंसानों के सामने हक़ की शहादत देने के लिए खड़ा किया। तो ये जो रोल है, अनफॉर्चुनेटली हम महसूस करते हैं कि मुसलमान अपने इस इम्पॉर्टेंट ईजाबी रोल को, जो उनका एक पॉजिटिव और बहुत ही क्लियर रोल है, उसको आम तौर पे लोग भूल जाते हैं और दूसरी कौमों की तरह अपने आप को एक कौम समझने लगते हैं। तो पहली बात यह है कि वो एक दाई उम्मत है। इस एतबार से दुनिया के हर शख्स के सामने और ख़ास तौर से अपने मुल्क के इंसानों के सामने इस्लाम की दावत को पेश करना बहुत ही ईजाबी अंदाज में, हिकमत के साथ और अच्छी गुफ्तगू के ज़रिए से, डायलॉग के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्लाम को एक ऐसे दीन के तौर पर पेश करना जो इंसानों के बुनियादी मसाइल का हल है। ये मुसलमानों की एक प्राइम जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई 100 सालों से इस काम को मुसलमानों ने अंजाम देना बंद कर दिया, और आज के जो हालात हैं वो उसकी वजह यही है कि हमने इस्लाम का जो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोहसिन इंसानियत का जो रोल है, रहमतुल आलमीन का जो रोल है, यहाँ के लोगों तक नहीं पहुँचाया। देखिए, ये बुनियादी तौर पे हम जिस मुल्क में रहते हैं वो अफराद, शख्सियतों के गिर्द घूमने वाला मुल्क है कि मुख्तलिफ़ शख्सियतों को वो मानता है और उनके गिर्द घूमता है, उनसे पूजा करता है या उनकी अर्चना करता है या उनकी गुण गाता है। उनके सामने अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आइडियल, उनका जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आइडियल रोल है पूरी इंसानियत के लिए, उस रोल को उनके सामने लाएं, और आज के जो कंटेम्परेरी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ में क्या मैसेज देता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ पैगाम क्या मैसेज देता है, वो उसको पेश करने की ज़रूरत है। दिस इज़ बहुत ही पहला इम्पॉर्टेंट काम है जो मुसलमानों को इस मुल्क में अंजाम देना चाहिए। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि देखिए, मुसलमान उम्मत जो है जब वो इस्लाम के ज़ाब्ते हयात पर मुकम्मल तौर पे अमल करने की कोशिश करेगी तो उसका एक अखलाक़ी एतबार से एक बुलंद रोल सामने आएगा। और उससे यानी देखिए, ये बात कही गई कि इस्लाम की दावत या इस्लाम की शहादत जो है वो कौलन भी देना चाहिए और अमलन भी देना चाहिए। तो कौलन तो दावत उसी वक्त असरअंदाज होती है जब अमलन भी आप उसका मुज़ाहरा करें, हमारा अखलाक बेहतर हो, हमारे मामलात बेहतर हों, हमारे दूसरे गैर मुस्लिमों के साथ में हमदर्दाना ताल्लुकात हों। ये भी एक इम्पैक्ट डालता है जो हम बदकिस्मती से हम अब एक तरह से सेग्रेगेटेड माहौल में रहते हैं। हम अलग सोसाइटी में हैं, वो अलग सोसाइटी में, इंटरेक्शन के मौके कम होते हैं। सिर्फ कारोबारी मामलात में या ऑफिस में ही हमारा इंटरेक्शन होता है। आम हम मोहल्लों के अंदर हमारा इंटरेक्शन का सिलसिला कम से कम तर होता जा रहा है। इसलिए हम अपने अखलाक से, अपने किरदार से इनको इम्प्रेस करने की पोजीशन में नहीं है। तो हमें इस रोल को दोबारा यानी रीओरिएंट करके मैदान में आना चाहिए।
तीसरी बात मुझे ये कहनी है कि हिंदुस्तानी समाज ला यनहल मसाइल का सामना कर रहा है। हिंदुस्तानी समाज से जब मैं बात करता हूँ, मैं तो पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। यहाँ गुर्बत है, यहाँ बेरोज़गारी है, यहाँ जराइम बढ़ रहे हैं, यहाँ करप्शन बढ़ रहा है, यहाँ ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा उन पे हमले हो रहे हैं, उनकी इज़्ज़त आबरू पे हमले हो रहे हैं, यहाँ पे फीमेल सुसाइड के वाक़यात बढ़ रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को अगवा किया जा रहा है। ऐसे बेपनाह मसाइल हैं। यहाँ मईशत हमारी यानी अमीर और गरीब के दरमियान जो तफरीक़ है वो खाई बहुत बढ़ गई है। तो ये मुसलमानों का ये रोल बदकिस्मती से आज़ादी की बात से अब तक सामने नहीं आ रहा है कि इंसानी समाज जिन मसाइल से जूझ रहा है या हमारा मुल्क जिन मसाइल से जूझ रहा है, हम उन मसाइल को हल करने में भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। ये अहले मुल्क ने नहीं देखा अब तक। हमें सिर्फ अपने मसाइल याद आते हैं, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी इज़्ज़त आबरू पे हमले हो रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। हम अपने मसाइल तो देखते हैं, लेकिन अपने अतराफ़ में जो लोग हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, भुखमरी के वाक़यात हैं, मतलब कि आप ये दिखाइए कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें हिंदुस्तान बहुत नीचे चला गया है। तो उसको एलिवेट करने में, उसको ऊंचा उठाने में, मुल्क की तामीर में, इंसानों की भलाई करने में मुसलमानों एज ए कम्युनिटी हमारा क्या रोल है, मेरे ख्याल से उसको भी रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। तो मुसलमानों की सियासी बेवज़नी और बेवक़्ती की एक वजह यह है कि हम इंसानी समाज के दुखते हुए, सुलगते हुए मसाइल में हम अपना कोई ईजाबी किरदार, पॉजिटिव रोल नहीं पेश कर पा रहे हैं। इसमें जो आपने बात कही कि एक मुसलमान सेग्रीगेटेड रह रहा है और तमाम इश्यूज़ को डील नहीं कर रहा है, इसमें बहुत सबसे बड़ा इशू ये है कि मुसलमान सेग्रीगेट क्यों रह रहा है या मुसलमान दूसरे मसाइल से डील नहीं कर रहा है, उसको इनसिक्योरिटी है। वो अगर दूसरे जिसमें रह रहा है कभी भी दंगा हो सकता है। और दूसरी बात, वो अगर इशू की उठाने की बात है, किसी भी बात पे आपको लिंच किया जा सकता है, कभी भी आपका घर तोड़ दिया जा सकता है। कई ऐसे एक्टिविस्ट, आपके ही वेलफेयर पार्टी के एक एक्टिविस्ट थे, आफरीन फातिमा, उनके घर को बुलडोज किया गया। जब तक ये अगर इनसिक्योरिटी रहेगी तो क्या मुसलमान इस तरह के इश्यूज़ या सेग्रीगेट हो सकते हैं या तमाम तरह के इशू उठा सकते हैं? ये उनके लिए मुमकिन हो? काफ़ी कॉन्फिडेंस आ सकता है। एक तो पहले अपने अंदर सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंस होगा, तभी वो किसी तरह का डिसीज़न लेगा। आपके पास इत्तेफाक है मुझे कि हिंदुस्तानी मुसलमान पर पाए दर पे हमले हो रहे हैं, मुख्तलिफ नौइयत की, उनकी जान पर, उनकी इज़्ज़त पे, उनके आबरू पे, उनके तालीमी इदारों पे, और एक तरह से उनको घेटों में धकेल दिया गया है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ असल में आपसे कि एक रास्ता तो ये है कि हम अपने आप को घेटों में रहने के लिए मुतमईन कर लें कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन हालात में ओवरकम करके, यानी हालात तो ठीक है, देखिए कैसे ओवरकम करें, हाँ, बताता हूँ आपको। देखिए असल में मसला ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप तारीख़ का मुताला करें, हमारे मुल्क की तारीख़ का मुताला कीजिए, हम पूरी दुनिया की तारीख़ का मुताला कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि ये जो हालात हम पे आज गुजर रहे हैं, हमसे पहले और हमारी कौम पे नहीं गुजरे हैं, हमसे पहले भी गुजरे हैं। लेकिन हमने उन हालात को ओवरकम किया और उसके बावजूद भी अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक के मक्के के अंदर किन हालात से गुजरे हैं आप जानते हैं। लेकिन क्या उन हालात में आपने अपने असल मिशन को छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था। उन हालात में भी वो अपने मिशन पे कायम रहे। तो हमारा मानना ये है कि आपकी यानी आपका जो रिस्पांस है, आपका जो रिएक्शन है या आपका जो रोल होना चाहिए, वो इन मुश्किल हालात में भी अपने हालात पे सब्र करते हुए, अपने मौके पे इस्तकामत से जमे रहते हुए भी हम इन हालात में भी अपना रोल प्ले करें, इसकी आदत हमें डालनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि अगर मिसाल के तौर पे हम, अच्छा दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, देखिए एक होता है कि आप अलहदा तौर पे अपने रोल को डिफाइन करें, एक होता है कि ऐसा नहीं है कि मुल्क के तमाम इंसान सब के सब कमनल हो गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज जायज़ा लेंगे तो मेरे ख्याल से 35% से ज़्यादा लोग जो हैं वो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है पूरे मुल्क में, RSS के तो और उससे भी कम सपोर्टर। तो मेरा कहना ये है कि 70% या 65% पॉपुलेशन अभी भी न्यूट्रल है। उसमें से बहुत सारे लोग मुसलमानों की ज़्यादतियों के खिलाफ है और बोलते भी हैं।
तो आप कोई ऐसी कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि आप उनको साथ लेकर, या उनकी उन सिविल सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारी तहरीकात चल रही है इस वक्त मुल्क में, उनके साथ मिलकर आप अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश करें। तो अगर हम ये मान के चलें कि हमारे हालात ख़राब हैं, हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, हमारी जान पे, हमारे माल पे, हमारी इज्जत पे, हमारे आबरू पे, हमारे तालीमी इदारों पे, सब पे हमले हो रहे हैं, हम कुछ करने नहीं कर सकते, हम बेबस हैं, ये पोजीशन अगर आपने इख्तियार कर ली तो आपकी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन आपने कहा कि नहीं, इन हालात के बावजूद भी हम जो है अपना एक पॉजिटिव और ईजाबी रोल प्ले करेंगे। उस रोल को प्ले करने में बहैसियत कम्युनिटी भी आप काम करिए और दूसरों के साथ मिलकर एक कंबाइंड फ्रंट भी बनाइए। आपने कहा हालात को ओवरकम करने, मतलब इनसिक्योरिटी के हालात ओवरकम किया जाए, और दूसरा कि सेग्रीगेटेड इन हालात को ओवरकम करने के क्या तरीके इख्तियार कर सकते हैं प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए, तो उसको आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। देखिए, 2-3 बातें। पहली बात तो यह है कि जब ये भी कोई सिचुएशन आती है, मिसाल के बंगाल के इलेक्शन में, आप जानते हैं बंगाल के इलेक्शन में जो क़ुव्वतें बरसख्तार आ गई हैं, उनके जो अज़ाइम हैं, उनके जो इरादे हैं, वो हमें बिल्कुल मालूम है स्पष्ट तौर पे कि वो क्या करने वाले हैं। मेरा कहना ये है कि इस वक्त में एक होता है कि आप बैठ के इंतज़ार करते रहें कि वो कुछ करें और उसके बाद फिर हम लोग रिएक्ट करेंगे। एक तरीका होता है कि आप अभी से पेशबंदी करें। क्या पेशबंदी होता तो मैं आपको मिसाल के तौर पे कि SIR के ज़रिए से 27 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया, उसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की। अब ये होना चाहिए कि एज ए कम्युनिटी, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं छोड़ दीजिए आप कि भाई वो इंडिविजुअल फेस कर लेगा, एज ए कम्युनिटी आप ये बात तय करें कि हम ट्राइब्यूनल में जाएंगे और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी रोशनी में हम वापस आपको वोटर लिस्ट के अंदर अपने आप को लाने की कोशिश करेंगे। एज ए कम्युनिटी आपका रोल प्ले करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि एक होता है कि वो आप पे हमले करें मुख्तलिफ तरीक़ों से, आप पेशबंदी के तौर पे कि क्या क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पे NRC हो सकता है। NRC जैसा ये बार बार ये कहते हैं कि हम NRC करवाएंगे, आज जैसे आसाम में करवाया था, बंगाल में करवाएंगे, अभी कई बार कह चुके हैं, बंगाल के अंदर कह चुके हैं। तो अगर बिलफर्ज वो NRC करवाते हैं तो आसाम के मुसलमानों ने, वो तो और कमज़ोर थे, माशी एतबार से कमज़ोर थे, तालीमी एतबार से पिछड़े हुए थे, इसके बावजूद भी उन्होंने जो प्रिपरेशन की थी, जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था, वो जिस तरह तैयार किया था, नतीजा ये हुआ कि जब NRC हुआ सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में, तो उस NRC में 19 लाख लोगों में सिर्फ 6 लाख मुसलमान हैं, बाकी तो नहीं है ना। इसका मतलब ये कि उन्होंने वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट किया था। तो ये काम भी हमें करवाना चाहिए कि मुसलमानों के लिए जो जो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है वो डॉक्यूमेंटेशन आप करवाएं। नंबर 1। तीसरी बात ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा, देखिए एक होता है कि हम अपने एम्पावरमेंट के लिए, अपनी तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए, माशी पसमानदगी दूर करने के लिए हम हुकूमत कर देखते रहते हैं, हुकूमत कोई इक़दाम करे। तो आप देख रहे हैं कि पिछले इवन सेकुलर गवर्नमेंट भी अगर कोई इक़दाम करती है तो उन पर अपीज़मेंट का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, अपीज़मेंट कर रहे हैं, और वैसे जैसे वो पीछे हट जाते हैं। मेरा कहना ये है कि आप हुकूमत से बेनियाज हो जाइए और आप ये कहिए कि अपनी कम्युनिटी को हम एम्पावर करने के लिए क्या कर सकते हैं। कैसे बेनियाज हो जाए? वो कभी भी आपको जेल में डाल सकते हैं, कभी भी आपके घर तोड़ सकते हैं, कभी भी आपको कोई मॉब आपके घर सामने आ सकता है और आपको कहेगा, मतलब जो देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, खासकर हुकूमत, उनको जेल में डालने के लिए नए केसेस ला सकते हैं। अब एक APCR के एक्टिविस्ट नदीम खान साहब, उनको जेल में लाने के लिए फॉल्स केसेस बनाए गए। वो ठीक है, देखिए मेरा बेटा खुद जेल में, आप जानते हैं 5-6 साल से जी। लेकिन ये इंडिविजुअल वाक़यात हैं, तो भाई ठीक है, आपके एक्टिविस्टों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, वो केस भी आपको लड़ने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी कम्युनिटी को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो मेरा ख्याल से अगर एज ए कम्युनिटी अगर आप रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे तो उसकी एक होता है इंडिविजुअल के तौर पर आप कोई काम करें, एक होता है बहैसियत ग्रुप के, बहैसियत कम्युनिटी के आप कोई काम करेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को उठा के जेल में बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरा कहना यह है कि मुसलमानों को लीडरशिप का जो रोल है, जो मैं बदकिस्मती से ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो लीडरशिप है हिंदुस्तानी मुसलमानों की इस वक्त में, वो सिर्फ डिफेंसिव काम करने की आदी हो चुकी है। और मिसाल के तौर पे वो बयानात देते हैं, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो बयान देते हैं, कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, कभी धरना दे देते हैं। लेकिन मसला ये कि आगे बढ़कर जो इनिशिएटिव लेना चाहिए वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब जैसे बंगाल का वाक़या हुआ है,
मेरा कहना है कि पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो लीडरशिप है, एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप है, जमातें हैं, वो कंबाइन, देखिए एक होता है एक जमात जाए और कर ले, दूसरी जमात जाए कर ले, इस तरह से इंफरादी काम नहीं करना चाहिए, बल्कि कलेक्टिवली आपको सबसे पहला काम बंगाल में ये करना चाहिए कि बंगाल का मुसलमान अब लीडरशिप की तरफ देख रहा है अपनी। पहला काम ये होना चाहिए कि हमारी जो लीडरशिप है उसको एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और ये बतानी चाहिए कि कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो चाहे उसको उस कम्युनिटी किसी कम्युनिटी ने सपोर्ट किया हो या नहीं किया हो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो सबके साथ होलिस्टिक तरीके से डील करे, कि वो किसी को आइसोलेट कर ले, किसी को टारगेट कर ले, ये काम हुकूमतों का नहीं होता है। आप हुकूमत को भी एहसास दिलाइए, उसके बाद आपको कम्युनिटी को भी कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप करते हैं और उसमें आप हुकूमत को भी नसीहत करते हैं और मुसलमानों को भी ढाढ़स बंधाते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। ये काम पहला मरहले पे होना चाहिए। उसके बाद दूसरे मरहले पे आपको बैठ के ये तय करना चाहिए कि बंगाल ही बात मैं कह रहा हूँ इसलिए कि अभी इस वक्त बंगाल सारे फहरिस्त है कि वहाँ के मुसलमान किन किन मसाइल से जूझ रहा है। मेरा कहना यह है कि पिछले 70 सालों में अगर हमने कलेक्टिवली उस और मसाइल को डील किया होता, मैं बंगाल गया हूँ, मैंने बंगाल से इलेक्शन भी लड़ा है, तो मैं बंगाल के हालात से वाकिफ हूँ। बंगाल के मुसलमान तालीमी एतबार से बहुत पसमानदा है, माशी एतबार से बहुत कमज़ोर है, लेकिन एज ए कलेक्टिव उम्मत के हमने उसको एम्पावर करने के लिए कोशिश नहीं की है माजी में। वो ठीक है, भूल जाइए माजी में क्या नहीं किया हमने, लेकिन अब आपको एक रोल प्ले करना चाहिए। उसको कैसे एम्पावर किया जा सकता है, हम एज ए कम्युनिटी कैसे कर सकते हैं। हुकूमत से क्या लेना है वो अलग मसला है, लेकिन एज ए कम्युनिटी आप क्या कर सकते हैं उस पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप एक ग्रुप तश्कील दें, मुसलमान भी शामिल हों, गैर मुस्लिम भी शामिल हों, और आप ये कहें कि बंगाली इंसानों के, बंगालियों के क्या मसाइल हैं, हम उसको मसाइल को हुकूमत सामने हाईलाइट भी करेंगे और रिप्रेजेंट भी करेंगे और उनके लिए काम भी करेंगे। यानी देखिए बंगाल में अगर आप कंपेयर करें पूरे मुल्क से बंगाल को, तो बंगाल में लिटरेसी रेट बहुत कम है, बंगाल में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। आप देखते हैं कि पूरे मुल्क में बंगाल के मजदूर आते हैं, इसका मतलब ये कि वहाँ काम नहीं है या वहाँ, तो ये सब मसाइल वो हैं जिन मसाइल को लेकर आपको मूवमेंट चलानी चाहिए। देखिए ये जो हेट कैंपेन चल रही है उसका काउंटर भी यही है कि आप इंसानों के बुनियादी मसाइल को लेकर एक कैंपेन लॉन्च करें ताकि ये डाइवर्ट हो इशू के भाई असल इश्यूज ये हैं, असल इशू हेट्रेड नहीं है, असल इशू हिंदू मुस्लिम को बाइनरी नहीं है, असल इशू जो है हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना नहीं है। असल इशू ये कि हम कंबाइंडली इन इशूज को कैसे टैकल करते हैं। बंगाल के साथ में एक मसला ये है कि बंगाल में बदकिस्मती से सिविल सोसाइटी उतनी मजबूत नहीं है, तो आपको सिविल सोसाइटी को मजबूत करना चाहिए। बंगाल के अंदर इंटेलेक्चुअल बहुत ही यानी सियासी एतबार से बहुत मैच्योर्ड लोग हैं बंगाल के, और बहुत अवेयर रहते हैं पूरे हालात से। इवन यानी अनपढ़ आदमी होगा वो भी सियासी एतबार से बहुत मैच्योर्ड होगा, तो उस मैच्योरिटी को पॉजिटिवली ट्रीट कीजिए। एक और बात मुझे ये कहनी है कि ये जब हम बात करते हैं एज ए कम्युनिटी पूरे मसले को डील करने के लिए, एक पहलू ये भी आता है कि हमने हमेशा फोकस किया है हम कमज़ोर हैं, हम परेशान हैं, हमको धकेल दिया गया है, हमको किनारों पे हाशिए पहुंचा दिया गया है, हमको जो है घेटोज में पहुंचा दिया गया है। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए एज ए कम्युनिटी आपको क्या करना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए। थिंक ओवर इट, गौर कीजिए क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, आपको बहुत सारे पॉजिटिव एवेन्यूज नजर आएंगे। मेरे ख्याल से उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। आपने कहा कि मुसलमानों की जो इस्टेब्लिश्ड लीडरशिप है उनको एक कंबाइंड एफर्ट करनी चाहिए बंगाल की हालत को लेकर या ओवरऑल सिचुएशन को लेकर। नहीं, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, पूरे मुल्क की सिचुएशन। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह है ये सारे लोग, फिक्रमंद लोग, ये कंबाइंड एफर्ट नहीं कर पा रहे जिस तरह से किया जाना, जैसे कि आप कह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो रहा है। उसकी वजह ये है असल में कि हमने पूरी उम्मत को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है। मिसाल के तौर पर मुसलमान तंजीमें हैं, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है, जमीयत अहले हदीस है, मिल्ली कौंसिल है, मुशावरत है, मुफ्ती फसल्ला बोर्ड है। ये जब भी कोई एफर्ट लेते हैं तो उसमें अपनी तंजीम की तरफ से लेते हैं।
तो जाहिर है कि हर तंजीम जो है कितना ही इसके पास रिसोर्सेज हो, कितने इसके पास कैडर हो, वो मुसलमानों के जुमला मसाइल को हल नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर मुसलमानों के कानूनी मामलात हैं, ये एक्सपर्टीज चाहते हैं कि भाई आपके मुकदमात हैं, आपके खिलाफ जो है टाडा पोटा और मकोका और इस तरह की चीज़ें लगा दी जाती हैं, आपके पास एक्सपर्ट्स लॉयर नहीं हैं, आपके जो है लीगल जो जो एड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो एक ग्रुप लीगल एड का काम करे, एक ग्रुप मुसलमानों की तालीमी मसमानदगी को दूर करने की कोशिश करे, मुसलमानों की मईशत को दूर करने की, एक ग्रुप जो है वो मुसलमानों के पॉजिटिव रोल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन ये चीज़ें कंबाइंडली तय होनी चाहिए और ये फिर सेग्रीगेट कीजिए, ये काम आप कीजिए, ये काम आप कीजिए, ये काम आप कीजिए। तो फिर आप ये देखिए कि जितने गैप्स हैं सोसाइटी में उसको आप फुलफिल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ आपको कि हमारे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपने लिए एक रोल डिफाइन कर लिया कि हम एजुकेशन के एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे। वो काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान भी सूरत हाल क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बहुत होता है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपस में बैठकर उसमें भी सेग्रीगेट कर लें कि ये काम आप करें, ये काम आप करें, तो इस तरह से कलेक्टिव एफर्ट्स नजर आएगा हुकूमत का। मेरा मानना ये है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी लीडरशिप जो है वो इश्यूज़ को टेकअप नहीं कर रही है या इश्यूज़ को ले नहीं रही है, लेकिन वो आइसोलेटेड तरीके से ले रही है। वो कंबाइंडली होलिस्टिक तरीके से अगर लेती है तो उसका जो आउटकम होगा वो आपको पॉजिटिव। क्यों नहीं ले पा रही है, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। तो अभी तक के हम महसूस कर रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप ने हिंदुस्तान के अंदर चीज़ों को कलेक्टिवली डील नहीं किया है। पहली कोशिश एक बार हुई थी 1964 में, जब फसादात बढ़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम बाइनरी बहुत पैदा की जा रही थी। तो उस वक्त में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस में मुशावरत बनी थी। उस वक्त जितनी मुसलमानों की प्रोमिनेंट लीडरशिप थी उन्होंने बैठ के गौर किया कि क्या होना चाहिए। तो उसमें उनको दो तीन चीज़ें नजर आई। एक चीज़ नजर आई कि मुसलमानों को ढारस बनानी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये बताई कि ये जो हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की जा रही है इसको हमें दूर करने की कोशिश। तो उस मौके पर आप देखिए कि हिंदुओं के जो प्रोमिनेंट लोग थे, मुसलमानों के जो प्रोमिनेंट लोग थे, उन्होंने कंबाइंड रैलीज निकाली, कंबाइंड टूर्स किए पूरे मुल्क में। मेरा ख्याल है कि आज भी वो जो कंबाइंड एफर्ट 1964 में किया गया था, उस रोल को दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है। तो इस वक्त में अगर हमारी लीडरशिप बैठती है सर जोड़ के और ये तय करती है कि हम इस तीन चीज़ों को कलेक्टिवली डील करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हालात बेहतर हो सकते हैं। मुसलमानों का वो सबसे क्या वो कमज़ोरी है, क्या ये है जिसकी वजह से ये सारी तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ी है मुसलमानों को, और इसका ओवरकम, उसको कैसे डील किया जा सकता है उस कमज़ोरी को? देखिए, मैं महसूस करता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि मुसलमानों की जो जुमला मसाइल हैं हिंदुस्तान के अंदर, अगर आप मुझसे एक लफ्ज़ भी पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है, तो आम तौर पे जब आप बात करेंगे लोगों से तो लोग कहते हैं मुसलमान तालीमी तौर पर पिछड़ा हुआ है, इसलिए इस तरह की सूरत हाल है। फिर बाज़ लोग उससे आगे बढ़ कहेंगे माशी तौर पर कमज़ोर है, इसलिए ये सूरत हाल है। मेरा मानना ये है मुसलमान सियासी तौर पे बेवजन और बेवक़्त हो गया है, पॉलिटिकली वेटलेस हो गया है हिंदुस्तान के अंदर, और इसी वजह से ये सब मसाइल पैदा हो रहे हैं। पॉलिटिकल वेटलेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पार्लियामेंट में और असेंबली में उनके लोग कम आ रहे हैं या इलेक्शन में नताइज उनके मुताबिक नहीं निकल रहे हैं, ये नहीं है। वो इलेक्शन इज ए 10% रोल है पॉलिटिकल रोल ये है कि मुल्क की पॉलिसी साजी में यानी मतलब ये कि ये मुल्क की पॉलिसी क्या बने, यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हो, यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी क्या हो, यहाँ की खारजा यानी फॉरेन पॉलिसी क्या हो, यहाँ की किसानों से मुतल्लिक़ पॉलिसी क्या हो, अर्बन पॉलिसी क्या हो, रूरल पॉलिसी क्या हो, ये हमारे इशू नहीं रहे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के कभी भी। तो आपका पॉलिटिकल जो रोल कैनवास है उसमें आप सुगड़ गए। आपका सिर्फ रोल ये बन के रह गया कि आप वोट बैंक बन गए, आप सिर्फ वोट देते हैं। तो मुल्क की मिसाल मैं बताऊं आपको, देखिए जब मनमोहन सिंह सरकार में थे उस वक्त 5 उन्होंने कानून बनाए थे, 5 लॉज बनाए थे। लेकिन अगर आप उसमें डिटेल में जाएंगे उसके पीछे में तो आपको मालूम होगा कि वो लॉज बनाए तो हुकूमत ने थे, उसके लिए काम सिविल सोसाइटी ने किया था। अच्छा। उस वक्त की सिविल सोसाइटी, मिसाल के मनरेगा, ये पूरा सिविल सोसाइटी ने एक पूरा बयानिया खड़ा किया, एक नैरेटिव खड़ा किया कि हिंदुस्तान की अक्सरियत गाँव और देहात में रहती है और उसका मशगला खेती बाड़ी है, लेकिन कभी बारिश आ जाती है, सैलाब आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है, तो
काम खत्म हो जाता है, वो लोग भूखे मरने लगते हैं, या कभी सूखा पड़ जाता है तब भी काम खत्म हो जाता है। तो उन लोगों ने ये कहा कि हम भीख नहीं मांगना चाहते, ये सिविल सोसाइटी ने कहा कि हम भीख नहीं मांगते हुकूमत से, हम ये कहते हैं कि उन अय्याम में जब बेरोजगार ठप पड़ गया है हमको सरकार रोजगार फराहम करे। चुनांचे वो मनरेगा बनाया गया, ये कहा गया कि हम उन हालात में 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी करार पाई। फिर दूसरी चीज उन्होंने ये खड़ी की कि सरकार जो बड़े बड़े अहम फैसले करती है वो फैसले अवाम को मालूम ही नहीं होते, उसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या वजूहात थी, किस लिए लिए गए थे, इस तरह की कोई बात जो है वो सरकार क्या फैसले कर रहे हैं मालूम नहीं है। तो उन्होंने एक पूरी तहरीक चलाई पूरे मुल्क में जानने का अधिकार, हमें जानना मालूम होना चाहिए क्या फैसले किए जा रहे हैं। तो यहाँ से RTI का कानून बना, ये कानून बनाया हुकूमत ने था लेकिन पूरी मूवमेंट सिविल सोसाइटी ने खड़ी की थी। RTI कानून बना, 10 रुपए पोस्टल ऑर्डर पे हर चीज हुकूमत से मालूम कर सकते हैं सिवाय चंद चीजों। फिर एक मूवमेंट चली इस मुल्क में कि ये जो जानने का, ये जो जिंदगी का हक है आर्टिकल 21, ये सिर्फ जीने का हक नहीं है, अच्छी जिंदगी जीने का हक है, और अच्छी जिंदगी के लिए तालीम बेसिक चीज है। तो यहाँ के हर पैदा होने वाले बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए। तो वो तहरीक चली पूरे मुल्क में कि जान पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। पढ़ने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत में एक फंडामेंटल राइट है। चुनांचे 6 साल से 14 साल तक बच्चों के लिए RTI का कानून बना, RTE का कानून बना, राइट टू एजुकेशन का कानून बना। फिर इसी तरह से लोगों ने कहा कि हर साल लाखों लोग जो है भूखमरी की वजह से मर जाते हैं, गुर्बत है, बेरोजगारी है, तो ऐसे लोगों को कम से कम बेसिक चीजें मिलनी चाहिए, खाने की चीजें मिलनी चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट बना। मेरा कहना यह है कि ये चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे लोकपाल बिल हो, चाहे RTE हो, चाहे मनरेगा हो, ये बनाए हुकूमत ने थे, लेकिन इसके लिए पूरी तहरीक सिविल सोसाइटी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, इस पूरी सिविल सोसाइटी के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर है इस वक्त में, आप मुसलमानों को तलाश कीजिए, माइक्रोस्कोप लगा कर तलाश कीजिए कहाँ है, आपको नहीं नजर आएंगे। क्यों नहीं नजर आएंगे? ये है मुसलमानों की सियासी बेवजनी की असल वजह। सियासी बेवजनी कैसे हुआ इलियास साहब, और ये मतलब हम ऐसा क्या हुआ कि हम इतने तौर पे सियासी बेवजन हो गए, और आगे इस सियासी बेवजनी को कैसे हम दूर कर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि हम सियासी बेवजन क्यों हो गए, उसके हिस्टोरिकल रीजन है। हिस्टोरिकल रीज़न ये है कि इस मुल्क में अंग्रेज आने से पहले मुसलमानों की हुकूमत थी। अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टारगेट किया हिंदुस्तान के अंदर, और ये इस वक्त में हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी है ये अंग्रेजों की पैदा करता है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे इश्यूज खड़े किए, जाली इश्यूज खड़े किए, चाहे बाबरी मस्जिद का इशू ले लीजिए, चाहे मथुरा का इशू ले लीजिए, चाहे आप बनारस ज्ञान वापी मस्जिद का इशू करिए, ये सब अंग्रेजों के खड़े किए इशूज हैं कि कैसे ये दो कौमों को, हिंदू मुसलमानों को, क्योंकि उन्होंने 1857 में देख लिया था, जो जिसको हम गदर कहते हैं, उसमें उन्होंने देख लिया था कि ये जब कंबाइंडली खड़े होते हैं तो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पहला काम तो उन्होंने मुसलमानों को अनएम्पावर्ड किया, माशी एतबार से कमजोर किया। अब देखिए, मुसलमानों ने एक फैसला ये किया था कि हम अंग्रेजों के तालीमी इदारों में नहीं जाएंगे। तो उनका ये कहना था कि अंग्रेज की सिर्फ तालीम नहीं आ रही, उसका कल्चर भी आ रहा है हमारे, तो उन्होंने बैकआउट किया। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि मदरसा का सिलसिला शुरू हुआ। तो जो मॉडर्न एजुकेशन था उससे मुसलमानों का विड्रॉल शुरू हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी थी उसने मॉडर्न एजुकेशन हासिल किया। तो मॉडर्न एजुकेशन में हम पिछड़ गए। हमारे पास में जो वो थे, हुनर था जिसको कहते हैं, दस्तकारी हुनर, ये सब चीजें थी ना हमारे पास में, स्किल थे हमारे पास में। आप यूपी में चले जाइए, हर बड़े शहर में कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई स्किल इंडस्ट्री आपके पास में थी। वो भी चलेगी इसलिए कि आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपने मॉडर्नाइज नहीं किया उसको, तो वो भी आपके हाथ से निकल गया। तो माशी एतबार से भी कमजोर हो गए आप, तालीमी एतबार से भी कमजोर। ठीक है, वो हिस्टोरिकल रीजन है उसके, आपको सियासी तौर पे बेवजन होने के हिस्टोरिकल रीजन है। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि हमारी कोशिशों से, यानी देखिए, मुल्क को आज़ाद कराने में मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसको निगलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से वो पूरा कंट्रीब्यूशन पार्टीशन की नजर हो गया। अगर मुसलमान, यानी पार्टीशन नहीं होता, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग नहीं होते, तो आज मुसलमान उस हालत में नहीं होता जिस हालत में आज है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तीसरा बड़ा रीजन है मुसलमानों के अनएम्पावर्ड होने का, या मुसलमानों के बेवजन होने का। तीसरा बड़ा रीजन ये है कि वो 70s तक
सिर्फ ये उनकी लॉयल्टी पर ही शक किया जा रहा था कि भाई आपने तो अपना मुल्क अलग ले लिया, जाइए वहां पे, आप तो लॉयल नहीं हिंदुस्तान के, आपने तो मुल्क को टुकड़े कर दिया। तो ये भी एक तीसरा रीजन था जो मुसलमानों पे डाला गया कि भाई आप मुल्क के लॉयल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें एक लंबा वक्त गुजर गया, जब बांग्लादेश बन गया, आज़ाद हो गया, तो उसके बाद उसमें थोड़ी सी कमी आई। लेकिन इन द मीन टाइम ये जो 1925 के अंदर आरएसएस बनी थी, उसने बहुत मजबूती के साथ काम किया इस मुल्क के अंदर में। उसने अपने टेंटिकल्स फैलाना शुरू कर दिए, उसने हिंदू कम्युनिटी के अंदर अपने जाल फैला दिए, तालीमी इदारे खड़े कर दिए, फलां कर दिया, फलां कर दिया। ये पूरा वक्त जो गुजरा है हमारा पार्टीशन के बाद से लेकर, मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने लोगों को एम्पावर करने के लिए ना तो कोई स्कीम बनाई, ठीक है, इंडिविजुअल तौर पे कुछ लोगों ने इंस्टीट्यूशन कायम किए, ऐसा नहीं कहता मैं नहीं हुए हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। तो मेरा कहना ये था कि ये जो तरीका होता है, भाई कुछ लोग पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे होते, लेकिन कुछ लोग जो थे वो तालीम के मैदान में, कुछ लोग मईशत के मैदान में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो सब चीज़ों पे तवज्जो दी जा रही है, लेकिन हम तकरीबन 70 साल पीछे चले गए। मेरा ख्याल है ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अगर आज भी हमारे अंदर में ये एहसास पैदा हो जाए कि हमें डिवीजन ऑफ लेबर करना चाहिए, हमें तकसीम कर लेना चाहिए कामों को, लेकिन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए। ये तकसीम तो कर दिया कामों को, लेकिन आपको कोऑर्डिनेशन हो, क्या कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से आप बचे। मेरा कहना ये है कि अगर आपने इस तरीके से चीज़ों को डील करना शुरू किया तो आज भी हालात इतने ख़राब नहीं हो गए हैं कि आपके हाथ से निकल गए, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये तकदीर के भरोसे पे बैठे रहना कि बस ठीक है, अल्लाह ताला दुआएं मांगिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हाथ को बेहतर कर देगा। अल्लाह ताला ये कहता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदल लें। अगर आप आगे बढ़ेंगे, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, आप आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। आप पीछे रहेंगे और सिर्फ दुआएं मांगते रहेंगे और यही कहते हैं अल्लाह ताला जो है वाबिलों को भेज दे, अल्लाह ताला फौज को भेज दे, अल्लाह ताला जो है वो हालात को बदल दे, तो अल्लाह ताला हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि आपकी तरफ से इनिशिएटिव ना हो। आप एक हाथ बढ़िए, वो 10 हाथ आगे बढ़ता है, आप चल कर आइए, वो दौड़ कर आता है। मेरा कहना ये है कि ये मुसलमानों के अंदर मैं देखिए अभी भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ हालात से। मैं महसूस करता हूँ कि अभी भी बहुत बड़ा स्पेस मुसलमानों के पास मौजूद है। उस स्पेस को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है और उस स्पेस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सियासत ही बेवजनी की बात करते हैं तो बहुत सा एक बड़ा तबका ऐसा हिंदुस्तान में अभी भी है और हिस्टोरिकल के इसमें पार्टीशन के बाद भी हुआ है। वो उनका कहना है कि मुसलमानों को सियासत में नहीं आना चाहिए। जैसा कि पार्टीशन के फ़ौरन बाद मौलाना मौदूदी जैसे इन्होंने भी अपने सवालात जवाबात में बात कहे हैं। खुद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहें कि मुसलमानों को सियासत नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका कहीं पे ये है। और फिर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको मुसलमानों को एज ए मुस्लिम सियासत नहीं करना चाहिए। देखिए तो, मैं इससे इत्तेफाक कर सकता हूँ, मुसलमानों को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम सियासत हिंदू सियासत को फ़रोग़ देगी। अगर आपने मुसलमानों को एज ए कम्युनिटी आइडेंटिफाई करके सिर्फ मुसलमानों के भले के लिए काम किया, यानी इवन अगर आपका पॉलिटिकल मूवमेंट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू मुस्लिम इश्यूज, आप सिर्फ मुसलमानों के इश्यूज पे बात करने वाली सियासत करेंगे, मुसलमानों के मसाइल को उठाएंगे, मुसलमानों का रोना रोते रहेंगे, तो आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करेंगे और उससे हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मजबूत होगी। मेरा कहना ये कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन वो होलिस्टिक पॉलिटिक्स होनी चाहिए। वो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब शामिल होने चाहिए, सबके वेलफेयर के लिए बात करनी चाहिए, सबके एम्पावरमेंट के लिए बात करनी चाहिए, सबके मसाइल को हल करने की बात करनी चाहिए। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसके हक़ में हूँ कि मुसलमान, इस बात का इम्कान है कि भाई जब समाजवादी पार्टी यादव पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, जब दलित पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं बना सकते। लेकिन वो मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, वो सबकी बात करेगी, होलिस्टिक बात करेगी, वो सबके इश्यूज को टेकअप करेगी, सबके। मैंने जो बात कही आपसे कि जो मुल्क के मसाइल हैं इस वक्त में, वो मुल्क के तमाम मसाइल को लेकर मैदान में आएगी। सिर्फ मुसलमानों का रोना नहीं रोएगी, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमान मजबूत, मुसलमानों को पीछे धकेल दिया गया है, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे, ऐसा करेंगे आप तो आप मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करेंगे। और मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए वो डेट्रीमेंटल है, वो नुकसानदा है और उसका नुकसान हम झेल रहे हैं। जो लोग भी इस मुल्क में मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, सिर्फ मुसलमानों की शुरू बात करते हैं, आप जनरली जाकर देखिए कि उससे कौन लोग पोलराइज हो रहे हैं, कौन लोग मजबूत हो रहे हैं। उससे हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मजबूत हो रही है। कैसे?
देखिए ऐसे होता है कि जब आप ये कहते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम वो तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे, ये जाहिर है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नैरेटिव खड़ा किया है, ये बातें कही है, तो इससे क्या होगा, इससे काउंटर रिएक्शन होगा, तो वो मजबूत होंगे। जब आप मुसलमानों की बात करेंगे तो ये इल्ज़ाम लगाएगा कि मुस्लिम अपीसमेंट हो रहा है, मुसलमानों को अपीस किया जा रहा है, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ है। मुसलमानों के लिए तालीमी एतबार से, माशी एतबार से जो पॉलिसियाँ हुकूमत ने वज़ा की है उनके आटे में नमक के बराबर हैसियत नहीं है। मनमोहन सिंह ने सच्चर कमेटी बनाई, सच्चर कमेटी के बाद कुछ चीज़ें तय की, लेकिन क्या हो गया, उसके ऊपर अपीसमेंट का इल्ज़ाम लगा, वो ख़त्म हो गया मामला। मेरा कहना यह है कि आप मुसलमानों की मुसलमान पॉलिटिकली एम्पावर हों, पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएं, अपनी सियासी बेवजनी और बेवकती को ख़त्म करें और पूरे मुल्क के तनाजुर में ये तय करें कि ये हमारा मुल्क है और हम इस मुल्क के अच्छे बुरे के जिम्मेदार हैं, हमको भी इस मुल्क की तामीर नौ में हिस्सा लेना चाहिए। जिस दिन आप ये पोजीशन लेकर मैदान में आएंगे तो आप मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आप मुल्क के एम्पावरमेंट के लिए बात करेंगे। मुसलमान जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं भी कर रहा था तब से एक मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स चल रही है। मुसलमान तो पॉलिटिक्स में अभी कुछ दिनों से बात कर रहा है जबकि उन पर अटैक हो रहा है, लेकिन 2014 से पहले या बीजेपी अपनी पूरी मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स से आ चुकी है। तो इससे लगता है कि मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं हो रहा है इसमें। नहीं देखिए, मैं मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का खिलाफ हूँ। आप खिलाफ है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मुसलमान पॉलिटिकली पिछड़ गया है, पॉलिटिकल रोल नहीं है उसका, कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। मेरा भी रोना यही है कि पिछले 70 साल से आपने सियासत से अपने आप को अलग कर लिया है। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देगी। हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं होने के बावजूद जो है 2014 में पूरी फोर्स के साथ पावर आया, उससे पहले मजबूत दो सीट से बीजेपी यहाँ तक आई है, उस वक्त कोई पॉलिटिक्स नहीं चला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मजबूत हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसके लिए आरएसएस ने और बीजेपी ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत काम किया है 70 सालों के अंदर, लेकिन उसको ग़िज़ा मिलती है, उसको बढ़ावा मिलता है मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से। मैं कह रहा हूँ कि आप 2014 की बात कर रहे हैं, 2014 में कितना परसेंट वोट मिला था मोदी सरकार को? 31% वोट मिला, 31% वोट मिला, यानी 69% लोग उसके खिलाफ था, लेकिन वो बटा हुआ था इसलिए वो पावर में आ गए। अगर वो 69% बटा हुआ नहीं होता तो पावर में नहीं आ सकते। अभी देखिए 2024 में थोड़ी सी कोशिश हुई थी, कितने सीटों का नुकसान हुआ। तो इसके बावजूद कि यहाँ पे कुछ मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुई तो उसके बावजूद बीजेपी का सीट कम हुआ। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ असल में कि अगर देखिए असल में क्या है कि बीजेपी की राइज का जो ब्लेम है वो मुसलमानों पे थोपा जाता है। नहीं, बीजेपी की राइज का ब्लेम मुसलमानों पे नहीं है, थोपा जाता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मसले का हल नहीं है। मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मजबूत करती है, उसको बढ़ावा देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरएसएस और बीजेपी के फरोग पाने से की वजह मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आप करेंगे तो वो हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मजबूत करेंगे। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आपकी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, आपको पॉलिटिकल अपने आप को एम्पावर करना चाहिए पॉलिटिकली, आपको मुल्क की पॉलिसी साजी में हिस्सा लेना चाहिए। वो सिर्फ इलेक्शन से नहीं होता है। मैंने बताया सिविल सोसाइटी में आप नहीं है। सिविल सोसाइटी क्या करती है? सिविल सोसाइटी मुल्क की पॉलिसी साजी में रोल प्ले करती है। हुकूमत देखिए, ये मौजूदा हुकूमत आने से पहले हमारे मुल्क में सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल था, और वो हुकूमत के फैसलों पर असरअंदाज होती थी। ये और बात है कि इन्होंने आने के बाद उसको तोड़ दिया, लेकिन फिर भी मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप नोवेयर क्यों थे उसमें? वेयर यू? आप हमेशा सिर्फ यही रोना रहते हो कि हमारे साथ हालात बहुत ख़राब है, हमारी जान माल इज्जत आबरू पे हमले हो रहे हैं, हम कुछ करने की पोजीशन नहीं है, हम बेबस हैं, हम कमज़ोर हैं। तो अपने आप को आपने पुश करते करते पीछे ले लिया था। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप मेन स्ट्रीम में होते, आप मेन स्ट्रीम सियासत में होते, यानी देखिए मैं इसको भी गलत मानता हूँ कि मौलाना आज़ाद ने एक ज़माने में ये कह दिया था कि अब हमारा पाकिस्तान बनने के बाद हमारा कोई रोल नहीं है, पॉलिटिकल रोल, हमको जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, यही था ना। मैं समझता हूँ कि ये विड्रॉल है, ये पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से विड्रॉल है। आपको ये कहना चाहिए था कि अब हमारा मुल्क ये है
इस मुल्क की तामीर नौ में हमें पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, पॉलिटिकल पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, तो शायद सूरत हाल दूसरी होती। लेकिन ठीक है, मैं असल में माजी का रोना रोने वाली पोजिशन में मैं नहीं रहता हूँ कि सिर्फ माजी का रोना रोते हैं। मैं कहता हूँ कि अब जो कुछ भी हालात गुजरे, जो कुछ भी वजूहात रही हैं उसकी, अब हमको अपने हालात को ठीक करने में क्या कर सकते हैं, इस पर मैं बात करेगा। तो मेरा कहना यह है कि मुसलमानों को तालीमी एतबार से बेहतर होना चाहिए, माशी एतबार से बेहतर होना चाहिए, अखलाकी एतबार से बेहतर होना चाहिए, समाजी एतबार से बेहतर होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को एक पॉजिटिव पॉलिटिकल रोल भी प्ले करना चाहिए। पॉजिटिव पॉलिटिकल रोल सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ताल्लुक से एक और सवाल मेरा ये कहना है कि इस वक्त जो आइडेंटिटी की बुनियाद पे अटैक होती है, जैसे मुसलमान का नाम पूछ के लिंचिंग कर दिया, मान लीजिए मुसलमान का ये जान के अभी अरेस्ट कर लिया। अभी एक सोशल मीडिया पे एक किसी हिंदू राइट विंग ने एक पोस्ट डाला, तो उसमें बहुत सारे लोग ये किए, रीट्वीट किए, तो उसमें किसी का अरेस्ट नहीं हुआ। एक मुसलमान जर्नलिस्ट का चंडीगढ़ से अरेस्ट हुआ, जिसने पोस्ट डाला हिंदू राइट विंग ने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उसको भी अरेस्ट नहीं हुआ। जब मुसलमान को मुसलमान के तौर पे अटैक किया जाता है, तो अगर ये कोई कहता है कि नहीं मुसलमानों को अटैक नहीं करना चाहिए, तो लोग उसके आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं कि मुसलमान का नाम नहीं लो। जैसा कि जर्मन इसका एक ज्यूज़ का एक ककुला है कि अगर आपको एज ए ज्यूज़ अटैक किया जा रहा है तो आप एज ए ज्यूज़ डिफेंड करें। इस तरह से अगर कोई एज ए मुस्लिम डिफेंड करता है कि आप मुसलमान सिर्फ नाम की जान पे आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते, मुसलमान का घर नहीं तोड़ सकते, अगर ऐसा कोई कह दे पब्लिकली, तो ये इसको एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तौर पे फ्रेम किया जाता है। तो आप कहते हैं कि इससे हिंदुत्व मौजूद हो, तो क्या ऐसा कहना गलत है कि आप मुसलमान के साथ जुल्म ना करें? अगर कोई कह दे या पार्लियामेंट में कह दे या पब्लिक में कह दे कि आप मुसलमानों की लिंचिंग ना करें, इस वजह से कुछ लोग कहते भी नहीं हैं, क्या ऐसा कहना गलत होगा या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर होगा? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा कहना गलत नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो बात आप कह रहे हैं कि मुसलमान यानी ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली जाती हैं उसमें राइट विंग के लोग जो कुछ डालते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, लिंचिंग के वाक़यात होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ये बातें बिल्कुल फैक्ट है, इससे मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, इससे भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। कम्युनिटी के तौर पर उठाना चाहिए, इससे भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। कंबाइन उठाना चाहिए, इससे भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरा कहना ये है कि क्या आज मुसलमानों पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन क्या और कम्युनिटीज पे अटैक नहीं हुए इस मुल्क में? यहाँ पे दलितों पे अटैक हुआ है, बरसों से अटैक हुआ है, सदियों से अटैक हुआ है, आज़ादी के बाद भी अटैक हो रहे हैं। उनको जो है उनकी बारात निकलती है तो घोड़े पे बैठने की इजाज़त नहीं होती है, उनके मोहल्लों को अलग कर दिया गया है, कास्ट की बुनियाद पे सेग्रीगेट किया जा रहा है, कास्ट की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ख़वातीन पे मज़ालिम हो रहे हैं, लड़कियों पे मज़ालिम हो रहे हैं। तो लेकिन लोग कहते हैं कि दलित पे जुल्म ना करो, औरत पे जुल्म ना करो। अगर ये वही बात मुसलमानों के ताल्लुक से कोई कह देता है तो ये कहते हैं कि नहीं मुसलमानों के हिंदुत्व मौजूद हो मुस्तहकम हो जाएगा। देखिए मैं तो मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ, मैं मुसलमानों के खिलाफ मजालिम पे आवाज़ उठाने के खिलाफ में नहीं। पॉलिटिक्स तो है ना वो एक तरह का, अगर आवाज़ नहीं वो पॉलिटिक्स दूसरी है, मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमें अपने दामन में भी झांकना चाहिए। इस मुल्क में दलितों पे जुल्म हुआ, ये फैक्ट है ना। अगर आप क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड देखेंगे तो शायद आज भी आपसे ज़्यादा दलितों पे अटैक हो रहा है अगर आप देखेंगे तो फैक्ट एंड फिगर्स के रोशनी में। लेकिन हम उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मिसाल के तौर पे यहाँ पे जगह है यूपी में, एक दलित औरत के साथ लड़की का रेप हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा जगह, वो अलीगढ़ से करीब ही जगह है वो, मैं गया हूँ वहाँ पे। उसका रेप हुआ और पुलिस ने रातों रात उसका क्रियाक्रम कर दिया, जला दिया उसको, उसकी ना इन्वेस्टिगेशन हुआ ना उसके कल्प्रिट पकड़े गए। मुसलमान क्यों नहीं गया उस पर? मेरा कहना ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी गई वहाँ पे, सहानुभूति की उनके साथ में, लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप नहीं गई। तो मेरा कहना सिर्फ ये है हमारे जो मजालिम होते हैं उस पर हमें आवाज़ उठाना चाहिए, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन जो दूसरों पे मजालिम होते हैं, दलितों पे होते हैं, ख़वातीन पे होते हैं, मेरे साथ नरभैया का वाक़या हुआ था दिल्ली में, आपको मालूम है ना नरभैया का वाक़या हुआ था। एक औरत के साथ में रेप हुआ चलती बस के अंदर, उसके बाद उसको राड डाल के मार दिया गया उसको यहाँ पे। तो पूरी सोसाइटी खड़ी हो गई थी वहाँ पे इंडिया गेट के ऊपर जाकर,
इतना हवा किया, इतना हवा किया, इतना हवा किया। मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त, वर्मा कमीशन बना। वर्मा कमीशन ने जो है उसमें बहुत सारी बातें तय की। मुझे सिर्फ ये कहना है कि उस मौके पे मुसलमान क्यों नहीं गए, मुस्लिम लीडरशिप क्यों नहीं गई, उन्होंने क्यों नहीं इंडिया गेट के ऊपर जाके बहसीत कम्युनिटी के हम उसके खिलाफ है जो कुछ हुआ। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आइसोलेटेडली अगर सिर्फ आप मुस्लिम इश्यूज पे बात करेंगे तो ठीक है, मुझे बात करने पे आवाज उठाने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बीइंग ए खैर उम्मत, एक रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी होने की हैसियत से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि दलितों पे जुल्म हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, खवातीन पे जुल्म हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, बच्चों पे जुल्म हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। तो वो क्यों नहीं उठाते आप? देखिए, एक मामूली सा एक कैरेक्टर आपका मुजाहरा आपने किया था जब कोविड का वाक़या हुआ था। कोविड में जब माइग्रेंट लेबर वापस लौट रहे थे तो जगह जगह मुसलमानों ने सबीलें बनाई थी, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया था। उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन वो इट वाज अ वेरी आइसोलेटेड इंसिडेंट। ये रोल एज ए कम्युनिटी अगर आप पूरी तरह करने देखिए, आप देखिए अभी भी आपको इल्म होगा कि यहाँ जंतर मंतर में धरने होते हैं। लोग पहले तो, अब तो बहुत कम हो गए धरने वरने, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गवर्नमेंट ने, लेकिन जब पहले धरने होते थे बड़े बड़े लोग आके बैठते थे, महीनों बैठते थे, हफ्तों बैठे रहते थे वहाँ पे जंतर मंतर पे। उन्हें खाने पीने का इंतजाम कौन करता था बताइए? वहाँ जो गुरुद्वारा शीशगंज है अशोका रोड पे, वहाँ के से उनके लिए पूरा खाना आता था वहाँ। और अभी भी आप देखिए सिखों के अंदर ये रिवायत पाई जाती है लंगर लगाने की। लंगर लगाते हैं, जगह जगह लंगर लगा दिया और खिला रहे हैं, हर कोई ना कोई ओकेजन पे ये काम करते हैं। तो ये सिख कम्युनिटी के अंदर कहाँ से आई ये चीज़? यानी सिख कम्युनिटी को बहुत प्रोसिक्यूट किया गया है यहाँ पे। 84 के राइट्स आपको मालूम होंगे, उससे बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया गया। इसके बावजूद भी उनका जो ह्यूमैनिटी के से कंसर्न है वो कंसर्न खत्म नहीं हुआ। एक हॉस्पिटल चलता है यहाँ पे, सिख चलाते हैं, वहाँ पे फ्री डायलिसिस होती है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि एज ए कम्युनिटी आपका जो ह्यूमैनिटेरियन रोल है वो कहाँ गायब हो गया? आपको सिर्फ एक ही चीज़ नजर आती है, हम पे जुल्म हो रहा है, लेकिन दूसरों पे जुल्म नजर नहीं आता है। इंसानों के साथ जो मसाइल हो रहे हैं वो नजर नहीं आते। भूखमरी के खिलाफ हमने कोई तहरीक चलाई इस मुल्क में, गुर्बत के खिलाफ कोई तहरीक चलाई हमने इस मुल्क में, ख़वातीन व ज़ालिम के खिलाफ कोई तहरीक चलाई हमने। तो मेरा कहना ये है कि मुसलमानों को इस मुल्क, ये मुल्क हमारा है, हम देखिए ज़रा कि इसको मान लेना पड़ेगा आपको। जिस मुल्क में आप रहते हैं वो मुल्क आपका मुल्क है, उसके अच्छे भले के जिम्मेदार आप हैं। कल खुदा की अदालत में आपसे सिर्फ ये सवाल नहीं किया जाएगा कि आपने अपनी कम्युनिटी की एम्पावरमेंट के लिए क्या किया, ये सवाल किया जाएगा कि आप जिस माशरे में रहते थे, जो आपका माशरा था, जो आपका पड़ोस था, जो आपके दूसरे लोग थे, वो मर रहे थे। यानी आपने सुना होगा वो हदीस, वो वाक़या अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ताला कहेगा मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा भाई तू कहाँ से भूखा हो सकता, तो सबको खिलाता है। नहीं, फलां बंदा भूखा था मेरा, उसको तुमने नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुम्हें पानी नहीं पिलाया। ये जो रोल है आपका, इसको रिविजिट कीजिए। तो मेरा कहना यह है कि ये मैं जितनी बातें कह रहा हूँ आपको, सियासी एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ, आपका ह्यूमैनिटेरियन रोल की बात कर रहा हूँ, पॉलिसी साजी में आपके इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ों को जब आप करना शुरू करेंगे तो आप देखिए मुल्क के हालात बदल जाएंगे। लिहाजा साहब, आप एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर के अलावा आप एक वालिद साहब भी हैं। आपके लड़के उमर खालिद पिछले 6 साल से जेल में बंद है। क्या फील करते हैं एज ए फादर आप? देखिए, किसी के भी औलाद के साथ में जुल्म होगा तो उसको तो रंज होगा, अफसोस होगा। और ये अफसोस की एक वजह ये भी है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। अगर वो किसी जुर्म की वजह से जेल में होता तो शायद आप कह सकते थे कि भाई ठीक है, वो उसने गलत काम किया था इसलिए जेल में है। उसका कोई सिरे से कोई गुनाह ही नहीं है, बल्कि वो तो एक उस तहरीक का हिस्सा था जो जुल्म के खिलाफ लड़ रही थी। एंटी सीए मूवमेंट चल रही थी यहाँ पे, उसका वो फेस था, वन ऑफ द फेस था उसका। तो ये सजा तो उसको उसी की दी जा रही ना, और तो कुछ नहीं है। तो अफसोस ये है कि बहरहाल हमको अफसोस है इस बात के ऊपर में कि उमर खालिद जेल में है, 6 साल से बंद है, जबकि ज़िंदगी के ये वो अय्याम थे जिनको अब वो एकेडमिक लाइफ से फारिग हो चुके थे, वो PhD कर चुके थे, अब उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होना था। लेकिन अब जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होने की बात कर रहे थे तो उनको जेल में दिया गया। तो अफसोस तो बहुत है, लेकिन बहरहाल एक खुशी इस बात की है कि वो किसी जुर्म में अंदर नहीं गए, बल्कि वो एक इंसानों के बुनियादी इशू को लेकर तहरीक चला रहे थे। एंटी सीए तहरीक जो थी वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थी। हुकूमत ने एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाया था, उसके खिलाफ वो तहरीक चलाई थी। उस वजह से हुकूमत ने उनको जेल में डाला है।
हुकूमत को ये महसूस हो गया कि अच्छा हमारा एक कानून हमने लाया और आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसकी सजा देने के लिए जेल भेजा गया है। तो हमें इत्मीनान इस बात का है, उमर खालिद किसी जुर्म में जेल नहीं गए हैं, बल्कि इंसानों के बुनियादी सवालात के खिलाफ तहरीक चलाई उन्होंने, बुनियादी सवालात को लेकर तहरीक चलाई उन्होंने, और उसकी पादाश में उनको जेल में भेजा गया। आज भी तो कल बाहर आएंगे इंशाल्लाह, हमें यकीन है। आप लंबे अरसे तक नहीं जान सकते, लेकिन उमर खालिद की वजह से कई चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। हमारा जुडिशल सिस्टम एक्सपोज हो गया। आप मुझे बताइए कि एक बेबुनियाद इल्ज़ाम को आप पूरी 30,000 पन्नों की चार्जशीट को पढ़ डालिए, उसमें कोई एक सिंगल वाक़या या सिंगल प्रूफ ऐसा नहीं है जो उमर खालिद को उन दिल्ली दंगों से जोड़ता। अच्छा, उमर खालिद तो दिल्ली में थे भी नहीं उन तारीखों में दंगे हुए यहाँ पे। कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं चार्जशीट में नहीं, एक वाक़या नहीं है, एक चीज़ नहीं है, बल्कि उनको यहाँ तक कहा गया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना जिसमें योगेंद्र यादव भी थे, अपूर्वानंद भी थे, हर्षमंदर भी थे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई ना। उमर खालिद का एक पोस्ट नहीं है उसके अंदर। वो ये कहा जा रहा है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और व्हाट्सएप ग्रुप में साजिश रची गई थी। तो बताइए ना भाई, उमर खालिद की कोई पोस्ट, तो ये कहा गया कि नहीं वो साइलेंट स्पेक्टेटर थे, तो साइलेंट साजिश कंस्पिरेटर थे। मेरा कहना सिर्फ ये है कि बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन जाहिर है कि देखिए 30,000 पन्नों की चार्जशीट है, 900 विटनेसेस हैं, सब फेक विटनेसेस। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि 30,000 पन्नों की चार्जशीट और 900 विटनेस साथ में केस कितने साल चलेगा? तो केस बनाया इसलिए जाता है कि कोई दम ना हो, तब भी ये केस बस 20 साल में 25 साल में तय हो, और 25 साल के बाद एक्विटल हो जाए तो कौन पूछने वाला है? वो तो जिंदगी तबाह कर दी आपने। मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमें अपने जो इंडियन क्रिमिनल सिस्टम है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाए गए हैं, यूएपीए है, मकोका है, गचको का है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म करते हैं, वायलेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये इसको रिविजिट करना चाहिए। कोई हमारी सिविल सोसाइटी की तहरीक उसको खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही है, जिस तरह आवाज़ उठानी चाहिए। हमने टाटा के खिलाफ आवाज़ उठाई, टाटा खत्म हुआ। हमने पोडा के खिलाफ आवाज़ उठाई, पोडा खत्म हुआ। यूएपीए, मकोका और गचको के खिलाफ भी आवाज़ उठनी चाहिए। ये जो टेररिज्म के वाक़यात हमारे मुल्क में होते हैं, सो कॉल्ड टेररिज्म के वाक़यात, ये सब फेक है। ये लाहे इसलिए जाते हैं कि आपको कोई ना कोई हार्श कानून बनाकर एक कम्युनिटी को टारगेट करना है। आप टाडा का कानून उठाकर देखिए, 67,000 लोग गिरफ्तार हुए, 60,000 लोगों के खिलाफ टाडा अप्लाई किया गया, 60,000, 67,000। क्या रेट ऑफ कन्विक्शन है? 1%। अच्छा, 99% लोग बेगुनाह है। यूएपीए में क्या है रेट ऑफ कन्विक्शन? 2.7। यानी मतलब ये कि बाकी 97% लोग बेगुनाह हैं। तो फॉल्स केसेस है। तो आप मुझे बताइए कि ये इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है कि ये जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, क्या इन कवानीन की वजह से हमने क्राइम को कंट्रोल कर लिया, हमने टेररिज्म को कंट्रोल कर लिया, या हम इनोसेंट लोगों को उसकी सजा दे रहे हैं? तो कोई आवाज़ नहीं उठती है हमारे खिलाफ में, इन कवानीन के खिलाफ में, और ये इसके वजह से ये सब चल रहे हैं। यानी आप मुझे बताइए कि आप ये कहते हैं कि बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, लेकिन उमर खालिद और उनके दोस्तों के लिए बेल इज़ ए रूल नहीं है, जेल इज़ ए रूल हो गया। प्रोसेस पनिशमेंट बन जाता है। सबको बेल मिली, क्या वजह, आपको क्या लगता है कि उमर को और शर्जील को क्यों नहीं बेल मिला? सबको बेल दे देगा इसके? तो आप देखिए ना, सुप्रीम का जस्टिफिकेशन क्या है? वही तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिफिकेशन ये है कि देखिए, चार्जशीट उठाकर देखिए, चार्जशीट में क्लासिफाई नहीं किया कि ये प्राइम अक्यूज्ड हैं, ये जो है सिर्फ वो यानी को अक्यूज्ड हैं, ऐसा नहीं किया गया। सब पर एक ही इल्ज़ाम है, सब पर एक ही चार्जेस हैं। लेकिन जब अदालत फैसला करती है तो कहती है कि ये शर्जील और उमर खालिद जो है वो आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट थे इस बात, इसलिए इनको मिलनी चाहिए, बाकी लोग फॉलोअर्स थे। ये डिमार्केशन अदालत ने कहाँ से किया? ये कहाँ मिला? चार्जशीट में तो नहीं है कहीं भी, FIR में तो कहीं भी नहीं है, पुलिस की चार्जेस में कहीं नहीं है। ये जो डिमार्केशन अदालत ने पैदा किया कि ये आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट है, बाकी लोग फॉलोअर्स थे, तो ये आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट होने का ये डिमार्केशन कहाँ से निकाला? क्या सबूत? कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो आप पढ़िए ना पूरी, यानी 30,000 पेज की चार्जशीट बनाई इसलिए कि कोई पढ़ेगा ही नहीं, 30,000 पेज कौन पढ़ेगा? ये जितने आपके 900 विटनेसेस हैं उसमें सब फेक हैं। उसमें अल्फा बीटा गामा ही नहीं, आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहे हैं आप उनको। अच्छा। कौन है, नाम कौन है, क्या है, नाम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं आप, तो कह रहे हैं अल्फा बीटा गामा, प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं।
तो ये अगर इस तरह का केस बनाया जाता है, ये मिस्टीरियस केस है पूरा केस। बनाया इसलिए गया है कि लंबा चले। अभी आप देखा कि दिल्ली बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट के केस में 20 साल के बाद एक्विटल हुआ। ये 20 साल जिंदगी के जो आपने एक इनोसेंट आदमी के ज़ाय कर दिए, हु विल पे फॉर इट? कौन पे करेगा उसको? मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये जो कवानीन हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, ये जो चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, पुलिस फेक चार्जेस बनाती है, फैब्रिकेटेड चार्जशीट बनाई जाती है, उसके खिलाफ मिसाल के पे अगर सपोज आज से खुदा न खास्ता 10 साल बाद 15 साल बाद ये सब लोग एक्विटल हो जाता है इनका, जो लोग बंद है इसके अंदर, तो जिन लोगों ने वो चार्जेस लगाए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? दे विल नॉट बी यानी वो तो उनको तो प्रमोशन हो गया, उनको तो बढ़ा गया, वो रिटायर्ड हो जाएंगे, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। जिन लोगों ने मासूम नौजवानों की जिंदगियां तबाह कर दी, जाये कर दी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो कानून है इसको रिविजिट करने की जरूरत। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल ये है कि आप एक इस्लामी तर्ज फिक्र अपनाते हैं, इस्लामी तर्ज फिक्र के हैं, और दूसरी तरफ उमर खालिद का जो ये है वो सोच है उनका एक तरह का कम्युनिज़्म बोलते हैं, एक लेफ्टिस्ट लीडर थे वो। इतना फ़र्क बाप बेटे के आइडियोलॉजी में कैसे आया? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि दो चीज़ों को आप देखेंगे। एक बात तो ये थी कि उमर खालिद जब तक JNU नहीं गए थे उस वक्त तक एक आम मुसलमान थे, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे। हमने जो कहते हैं ना जो 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 चीज़ें उनको दी हैं परवरिश में, जाहिर है कि जो चीज़ हम सोचते हैं, जो हमारी फिक्र है, वही हमने उनको इनकलकेट करने की कोशिश की। लेकिन वो यानी ज़िंदगी के 5-7 साल जो उन्होंने JNU में गुजारे हैं, वहाँ MA किया, MPhil किया, PhD किया, ये उनका इंटरेक्शन हुआ वहाँ की कम्युनिस्ट तलबा तहरीकों के साथ। अच्छा। NSUI सॉरी DSU नहीं, JNU के अंदर उनका इंटरेक्शन हुआ कम्युनिस्टों की तहरीकात के साथ में, तो उन लोगों ने भी एक अपनी तहरीक बनाई थी। लेकिन देखिए, उसमें जो रोल था उमर खालिद का, वो रोल ये था कि हम जो समाज के दबे पिसे कुचले लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हुकूमत ने अगर जो कवानीन ऐसे बनाए जो इनको करश करते हैं, गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ हैं, आदिवासियों के खिलाफ है, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो अगर आप देखें JNU का पूरा उमर खालिद का जो रोल है वो एक्टिविज्म का रोल है, और एक्टिविज्म भी इन्हीं सब के लिए था। और ये जो CA की तहरीक थी वो भी एक्टिविज्म ही के रोल की हैसियत से थी। तो उमर खालिद ने जो मार्जिनलाइज्ड तबकात थे इंक्लूडिंग मुस्लिम, उनके खिलाफ हमेशा वो जंतर मंतर पे रहते थे, हमेशा तहरीक चलती थी, चाहे JNU के अंदर चल रही हो या JNU के बाहर चल रही हो। तो उमर खालिद को आप देखेंगे, रोहित वेमुला के मामले में उन्होंने आवाज़ उठाई, नजीब के मामले में उन्होंने आवाज़ उठाई, ऐसे तमाम मामलात में उन्होंने आवाज़ उठाई। तो आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिज्म का जो एक्टिव रोल है कम्युनिस्ट तहरीकात का, उस रोल के अंदर भी वो किसी यानी एस्टैब्लिश कम्युनिस्ट तहरीक के साथ नहीं थे। CPI, CPM, आपके आयसा, SFI, इन लोग साथ में नहीं थे। वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, छोटा सा ग्रुप था, लेकिन वो किसी हद तक वो इस आइडियोलॉजी से मुतासिर थे। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो ज़्यादा रोल उनका एक्टिविज्म वाला रोल था। तो मेरा ख्याल ये है कि वो जो इस्लामी स्पिरिट या इस्लामी तालीमात उनको बचपन से वो जिसको पढ़ते रहें, जिसको सुनते रहें, बहरहाल मेरा कहना ये है कि वो आज नहीं तो कल बहरहाल वो रंग लाएगी। उनको वो अभी भी जेल के अंदर भी उनको मौका मिला है बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का। तो मेरा कहना चाहते हैं कि इस्लामिक तर्ज फिक्र की तरफ, जाहिर बात है कि जो हमारी फिक्र है, हम चाहेंगे कि वो भी उसी फिक्र के लंबरदार बने। हर बाप की, हर माँ की ख्वाहिश यही होगी कि भाई जिस फिक्र को, जिस आइडियोलॉजी को, जिस दीन को उसने अपना रखा है, वो उनकी औलादें भी उसकी तरफ आए। ये तो हर एक फितरी ख्वाहिश है, और तहरीक इस्लामी का फ़र्द होने की वजह से हमारी ख्वाहिश तो और ज़्यादा है इस मामले में। तो हमारा कहना ये है कि आज नहीं तो कल हमें उम्मीद है कि ही विल कम बैक। देखिए, वो एक्टिविज्म हमारा मेरा कहना सिर्फ यही है, उसकी भी रीज़न वही है जो बात मैं कह रहा था आपसे। मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना एक्टिविज्म वाला रोल ख़त्म कर दिया है। ये वजह थी कि जब आप कोई बात नहीं करते, हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, लेकिन एक्टिविज्म वाला रोल कहीं भी नहीं।
तो एक रीज़न ये भी था मुसलमानों से थोड़ा सा डिस्गस्ट होने का उमर खालिद की वजह ये कि भाई हम कहाँ हैं, मैदान में कहीं भी हम नहीं हैं। तो वो मगर अब मेरा ख्याल है कि अब मुसलमानों में भी अब एक्टिविज्म का रोल किसी हद तक आने लगा है। जैसा कभी APCR ही को आप देख लीजिए, ये भी तो एक एफर्ट है ना, सब लोगों का मिला जुला एफर्ट, मुसलमानों का एफर्ट है, जमात का एफर्ट है। तो हमें उम्मीद यही है कि बहरहाल अब उनको एहसास होगा भाई, और अब देखिए उनको जो टारगेट किया गया आइडियोलॉजी की वजह से नहीं किया गया, आइडेंटिटी की वजह से, आइडेंटिटी की वजह से थी। ये तो बात उनको एहसास हो रही है ना कि मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से उनको टारगेट किया गया है। तो आपको मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से टारगेट किया तो आप उसको कम्युनिटी के लिए काम करें आप मैदान में आकर। तो हमें उम्मीद है कि उनको ये 5-6 साल का वक्त जो गुजरा है जेल के अंदर, उनको गौर करने का मौका मिला है इस पूरे सूरत हाल के ऊपर में, तो उससे कुछ अच्छे असरात नजर आएंगे इंशाल्लाह।